देखिए, कल मैंने जो पिछला वीडियो मेरा था उसमें मैंने मोलरता के बारे में बताया था। आज जानते हैं कि मोललता क्या होती है, यानी मोलैलिटी क्या होती है। देखिए, मोलरता और मोललता दोनों अलग-अलग टर्म होते हैं और इनमें क्या डिफ़रेंस होता है ये जानते हैं। सबसे पहले देखिए, 1000 ग्राम, चाहे 1000 ग्राम कहिए या चाहे 1 किलोग्राम कहिए, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को उसके क्या कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं। अब विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है। ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, एक विलयन बनाते हैं। यानी विलयन के 2 भाग होते हैं, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। तो मोललता की अगर डेफिनेशन की बात की जाएगी तो जो मोललता होती है वो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब देखिए, मोललता जो होती है इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं और जो मोलरता होती है उसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो स्मॉल एम यानी मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार। विलायक का भार अगर आप किलोग्राम में लेते हो तब ये डायरेक्ट हो जाएगा, और अगर आप भार ग्राम में लेते हो तो आपको 1000 से इंटू करना होगा। फिर उसके बाद अब इसमें विलेय के मोल जो होते हैं इनका एक फार्मूला होता है जो कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि मोल इज इक्वल टू होता है भार बटे अणुभार। अब एक इसमें स्टार पॉइंट होता है जो कि 1 नंबर के ऑप्शन में आ जाता है कि मोललता जो होता है ये मोलरता की तरह ताप से प्रभावित नहीं होता, यानी टेम्परेचर का मोललता पे इफेक्ट नहीं होता है जबकि मोलरता पे होता है। इसकी वजह यह है कि मोलरता में आयतन को लिया जाता था और आयतन जो होता है ये टेम्परेचर से प्रभावित होता है, जबकि मोललता में भार लिया जाता है जो कि टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए कई जगह जो होता है विलयन की सांद्रता जो होती है ये मोललता में यानी मोलल में ली जाती है, ना कि मोलरता में। अब इसका ये नहीं है कि मोलरता जो है हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, मोलरता में भी ली जाती है लेकिन एक्यूरेसी के लिए मोलरता का यूज़ काफ़ी किया जाता है। अब नेक्स्ट हम में जानते हैं एक इसका जो है आपको एक न्यूमेरिकल जो है मोलरता के लिए बता देते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है एक लवण यानी एक सॉल्ट का अणुभार 30 है, अणुभार 30 है और लवण में जो है 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घुली है। अब इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, देखिए हमें जब मोल निकालना होता है तो किसकी ज़रूरत होती है, भार की ज़रूरत होती है और अणुभार की ज़रूरत होती है। यहाँ भार कितना है, पहले सबसे पहले देखिए जो है जो सॉल्ट है इसका क्या निकाल लेते हैं, इस सॉल्ट का क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा भार बटे अणुभार यानी 3/30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/10 और यानी 0.1 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 0.1 समथिंग आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा ऊपर वाला। और अब हमें विलायक का भार चाहिए होगा जो कि कितना है, जो कि विलायक हमारा जल है और इसका भार कितना क्या है 250 ग्राम। तो अब इस फार्मूले अगर हम रखते हैं तो 0.1 अपॉन भार कितना है 250 ग्राम। अब क्योंकि ये ग्राम में है तो ऑब्वियसली हमको 1000 से इंटू करना होगा और इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ देखेंगे ये 250 और ये इसको कट कर देगा और तो टोटल कितना आ जाएगा 0.4। यानी यहाँ जो विलयन की जो मोलैलिटी है या मोललता है वो कितनी है 0.4 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, जो मोललता होती है इसमें जो है इसकी यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम, और जो मोललता होती है मोलरता होती है उसका जो होता है मोल पर लीटर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आयतन हम लेते हैं लीटर में और इसमें हम भार लेते हैं किलोग्राम में। अब नेक्स्ट टर्म हमारा है मोल प्रभाज क्या होता है। देखिए, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है विलयन के किसी घटक देखिए 2 घटक होते हैं, एक विलेय होता है एक विलायक, यानी दोनों में से किसी के बारे में भी किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों यानी 2 ही घटक हमारे, अगर हम सिर्फ बाइनरी के बारे में बात कर रहे हैं, बाइनरी का मतलब होता है सिर्फ 2 होंगे, एक विलेय होगा एक विलायक। तो अगर हम बाइनरी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके सभी घटक में हम 2 ही लेंगे, क्योंकि इसके 2 ही घटक, हालांकि टर्नरी और क्वाटर्नरी में ये चेंज हो जाता है, लेकिन बाइनरी जो नॉर्मली होता है 2 वाला उसमें हमारे 2 ही घटक हो गया, एक विलेय हो गया एक विलायक हो गया। तो विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। यानी एक अगर आपको किसी के घटक के मोल की संख्या यानी किसी का मोल प्रभाज निकालना है तो सबसे पहले उस घटक की मोल की संख्या ले लेंगे और बटे में
टोटल दोनों घटकों के जो मोलों की संख्या होगी उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उसका मोल प्रभाज होता है, उस घटक का मोल प्रभाज होता है। ऐसे मान लेते हैं, हमने मान लिया कि विलेय के मोल कितने हैं, n है, और विलायक के मोल कितने हैं, n है। अब दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, विलयन, तो दोनों के ही मोल क्या हो जाएंगे, विलयन के मोल हो जाएंगे, इज इक्वल टू n प्लस n। अब अगर विलेय का आपको मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू, जैसे कहा गया है, किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों, किसी घटक यानी सबसे पहले उस घटक जिसका मोल प्रभाज निकाल उसके मोल की संख्या लोगे, और बटे में विलयन में उपस्थित सभी घटक, यहाँ हमारे दो ही घटक हैं, एक n और एक ये n, तो n प्लस n इक्वल टू। अब सेम विलायक का भी होगा, तो विलायक के मोल की संख्या हमने n मान रखी है, कैपिटल N, और टोटल कितना हो गया, n प्लस n। दोनों क्या हो गया, इन दोनों का मोल प्रभाज ऐसे निकाला जाता है। और इसमें भी एक पॉइंट है कि ये ताप प्रभावित नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन ताप प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ये संख्या पे क्या होता है, डिटरमाइन करता है। क्वेश्चन दिया गया है कि 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं, यानी यहाँ साफ साफ आपको क्या दिया गया है, एसीटोन का जो है वेट दिया गया है। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3CO CH3। इसका भार दिया गया है जो कि कितना है, 5.8 ग्राम, और वाटर है, ये जल है जिसका फार्मूला होता है H2O। इसका भार दिया गया है 900 ग्राम। देखिए, सबसे पहले हमें मोल प्रभाज निकालना होता है तो हमें दोनों के मोलों की संख्या की नीड होगी, यानी n और कैपिटल N। अब हमारा n यहाँ क्या होना चाहिए, एसीटोन की मोल की संख्या, और कैपिटल N क्या होना चाहिए, जल की मोलों की संख्या। तो सबसे पहले चलिए n निकालते हैं, यानी एसीटोन के मोलों की संख्या। तो एसीटोन में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, एसीटोन का भार और उसका अणु भार कितना दिया गया है, 5.8। अणु भार कितना होता है, देखिए अणु भार निकालने का एक तरीका होता है, CH3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3। अब अगर आपको अणु भार निकालना है तो इन सभी के अणु भारों को जोड़ा जाता है, यानी इन सभी के परमाणु भारों को जोड़ा जाता है, वही उसका अणु भार होता है। एक कार्बन का होता है 12, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 प्लस 1, प्लस एक कार्बन फिर आया 12, प्लस ऑक्सीजन 16, प्लस कार्बन 12, प्लस 3 हाइड्रोजन, इन 3 गुणे 1, इज इक्वल कितना हो जाएगा, 12 3 15, 15 और 15 कितना हो गया, 30, 30 और 12 कितना हो गया, 42, 42 और 16 कितना हो गया, 58। ठीक, तो यानी हमारे एसीटोन का जो अणु भार है कितना आया, 58। तो इसको आप करेंगे कितना आ जाएगा, 0.1। अब कैपिटल N को निकालते हैं। कैपिटल N में वाटर का चाहिए, यानी भार बटे इसका भी अणु भार चाहिए। अब जल का कितना आपको भार दिया गया है, 900 ग्राम, और इसका अणु भार कैसे निकालेंगे, जल का फार्मूला होता है H2O, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 गुणे 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और इसका कितना हो गया, टोटल 18। देखिए, अणु भार को निकालने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए, यानी आपको उसका परमाणु भार याद होना चाहिए, और ये आवर्त सारणी में लिखा होता है, आप वहाँ से इसको याद कीजिए। तो इस कितना हो गया, 18, और इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, 18 पंचे 90 होता है, और ये 50। अब इसमें हमको क्या चाहिए होगा, n प्लस n भी चाहिए होगा, तो हम 50 प्लस कितना ज्वाइन कर देते हैं, 0.1, और कितना आ गया, 50.1। अब चलिए सबसे पहले इसमें इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले एसीटोन का मोल प्रभाज निकालते हैं। तो एसीटोन का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, n/n प्लस n। अब हमारा n कितना आया था, 0.1, और हमने n प्लस n कितना निकाला, 50.1, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 0.002। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, और 1/501 आएगा। और इसके बाद आपका H2O का भी मोल प्रभाज निकालते हैं, जो कि होता है n/n प्लस n। कैपिटल N हमारा कितना आया है, 50, और n प्लस n कितना आया है, 50.1। तो इसका टोटल कितना आएगा, ये आएगा, इसका टोटल आएगा 0.998। ठीक है, तो ये इन दोनों के मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन हुए।
ये विलेय का हुआ और ये विलायक का हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।